नमस्कार मित्रों, महाचिति यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। वसंत ऋतु की एक शाम, गेहूं का खेत, कुछ पके हुए गेहूं अभी खड़े हैं और कुछ काट के बोझा बांध दिया गया है। ऐसे समय में आपका पिछले एक वीडियो की निरंतरता में पुनः स्वागत है। नव वर्ष विक्रम संवत 2081 अभी अभी शुरू हुआ है और जैसा कि कहा गया था, यह नव वर्ष वसंत में शुरू होने वाला नव वर्ष है। पीछे जो आप पेड़ देख रहे हैं, लगता है उस पर वसंत अभी आया नहीं है। तो क्या वसंत ऋतु से बिल्कुल यह पेड़ अछूता है? इस पर मुझे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की वह प्रसिद्ध उक्ति याद आती है, वसंत आता नहीं, ले आया जाता है। यानी वसंत एक भाव है जिसके अंदर उस तरह का उल्लास है, वह वसंत में है, और जिसके अंदर वह उल्लास नहीं है, वह अन्य किसी ऋतु में है। वसंत को ऋतुराज कहते हैं। इसे कब से ऋतुराज कहने की परंपरा स्थापित हुई, यह तो एक शोध का विषय है। लेकिन भारत के सबसे पुराने उपलब्ध वाङ्मय ऋग्वेद में यदि हम जाते हैं तो वहाँ ऋतु की भी चर्चा है, वसंत की भी चर्चा है, लेकिन षड ऋतुओं के ऋतु चक्र की चर्चा नहीं है। और षड ऋतुओं का जो व्यवस्थित उल्लेख है वह बहुत बाद में मिलता है, जिसकी चर्चा पिछले वीडियो में हुई थी। ऋग्वेद में मास यानी महीने का उल्लेख नहीं है। ये जो आज हम चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ आदि महीने जानते हैं, ये सब बाद में नामीकृत हुए हैं और बाद में इनकी अवधारणा स्थापित हुई है 12 मासों की। यजुर्वेद में आकर महीनों के नाम मिलने शुरू होते हैं, जैसे मधु, माधव, शुक्र आदि। मधु जिसे बाद में चैत्र कहा गया, चित्रा नक्षत्र में पूर्णिमा हो तो जिस महीने की वो पूर्णिमा हो उसे चैत्र कहा गया, और विशाखा नक्षत्र में हो वैशाख। इस प्रणाली से महीनों का नामकरण जो हुआ वह बहुत बाद की देन है। महीनों का सबसे पुराना जो उल्लेख भारतीय साहित्य में यजुर्वेद में 12 महीनों का दिखाई देता है, उनमें ये चैत्र, वैशाख आदि नाम नहीं है। चैत्र और वैशाख वसंत के मास कहे गए हैं, यानी 2 महीनों की एक ऋतु। और इस तरह से 12 महीनों में षड ऋतुएं। भारत षड ऋतुओं का देश है और षड ऋतुओं के चित्रण की साहित्यिक परंपरा बड़ी गंभीर है। इसे आप संस्कृत साहित्य से प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी साहित्य और विविध भारतीय भाषाओं के साहित्य में बखूबी देख सकते हैं। जो वर्ष की बात हुई थी पिछले वीडियो में, उस पर इतनी बातें जोड़ देना चाहता हूँ कि वर्ष का ऋग्वेद में अर्थ साल नहीं था। साल के अर्थ में वहाँ संवत्सर चलता था। वर्ष शब्द वर्षा से संबंधित वहाँ था, और वर्ष शब्द का संस्कृत में उल्लेख पौराणिक वाङ्मय में देखा जाए, पौराणिक भूगोल जिसे हम मिथकीय भूगोल कह सकते हैं, सप्त द्वीपा वसुंधरा, पृथ्वी 7 द्वीपों
वाली है। 7 द्वीप हैं पृथ्वी पर और उसमें एक द्वीप है जम्बू द्वीप। तो हर द्वीप में जो विभाग होते हैं आंतरिक, वे वही वर्ष कहलाते हैं। जैसे जम्बू द्वीप में 9 विभाग हैं और उनमें एक वर्ष है भारतवर्ष, यानी भौगोलिक इकाई का नाम भी वर्ष है। और वर्ष का मतलब छिड़कना भी होता है, जैसे वहाँ पर पुष्प वर्षा हुई, इस तरह से भी हम कह सकते हैं। तो सप्तद्वीपा वसुंधरा से हम भारतवर्ष तक आए। कुछ लोग यह समझते होंगे कि जम्बू द्वीप और भारतवर्ष पर्यायवाची है, लेकिन विष्णु पुराण या भागवत पुराण या अन्य पुराणों से यह बात समर्थित नहीं है। 7 महाद्वीप जो पृथ्वी पर हैं उनका आंतरिक विभाजन वर्ष है और जम्बू द्वीप के 9 खंडों में से एक है भारतवर्ष। यानी जम्बू द्वीप आज की तारीख में यदि मिथकीय भूगोल का आधुनिक परिवर्तन करें तो शायद एशिया महादेश के रूप में जिसे पहचानते हैं वह कदाचित जम्बू द्वीप है। ऐसा एक समझने का प्रयास किया जा सकता है, यद्यपि इसमें भी संदेह है। विष्णु पुराण में कहा गया, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षम तद् भारतम नाम भारती यत्र संतति। और यह जो भारतवर्ष की, भारत की या इंडिया की जो परिधि है, उस परिधि को लेके बहुत सारे अतिवादी दावे भी लोग करते हैं और इससे एक राष्ट्रवाद के स्रोत की भी तलाश करते हैं। कहते हैं कि विष्णु पुराण, कुछ लोग इस तरह के अतिवादी दावे करते हैं कि 7000 साल पुरानी कृति है और 7000 साल पुराना ये भारतीय राष्ट्रवाद है। यह बात इतिहास से समर्थित नहीं है। पुराणों का जो रचना काल है वह 20वीं शताब्दी के आसपास शुरू होता है और विष्णु पुराण उसके 200-300 साल बाद का ही सबसे पुराना पाठ है। तो आज के वीडियो में भारतवर्ष की इस पौराणिक अवधारणा को रखते हुए, काल की इस अवधारणा को रखते हुए, मैं एक बार फिर बसंत ऋतु और विक्रम संवत 2081 की शुभकामना देता हूँ। जल्द ही किसी नए विषय पर कोई नया वीडियो लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।